ज्यादा आज है पढ़ने पढ़ाई को तगड़ो तो स्कोर है राजस्थान में तो के बात है। यूट्यूब पर लाइव को नहीं आज ऐप को पुरान लग गया, बढ़िया बात है। समझ में नहीं आता कई बच्चों के तो ऐप, तो किसी कोई आपका जानकार है तो उसे समझा दिया करो कि लाइव पे आना है और फिर ओके करना है। कई बच्चा कौन पता है, कोई जरूरी को नहीं वे। हाँ शुरुआत है मन नहीं कौन पता जानता कि नहीं कौन पता है। हाँ टाबरो, राजस्थान एक परिचय में किसी के कोई समस्या है तो अपनी समस्या जो है वो खुद ही सोल्व करो, क्योंकि आपकी समस्या आपको सोल्व करनी है। मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगर माइंड आधारित क्वेश्चन आए इट्स डिपेंड ऑन यू। यानी सबसे पहले राजस्थान का नामकरण बताया, फिर राजस्थान की बाहरी ढांचा बताया, फिर मैं राजस्थान के अंदर प्रवेश किया और अंदर की कुछ बातें की। अब जो राजस्थान का 2 नंबर का टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम है दैट टॉपिक्स नेम इज भौतिक प्रदेश। और यहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म ही आते हैं। भौतिक प्रदेश, सर व्हाट इज भौतिक प्रदेश, क्या है भौतिक प्रदेश? समझो, एक ही मिनट में समझ में आ जाएगी। ये राजस्थान है, एक बार में उज्जैन भारत भी बना लूं आपको तो बना लो गुरुजी महाराज के रिपिया लगे, ठीक है। ये द्वीप है, ये मान लो, छोड़ो ज्योग्राफी की परिभाषा यार कौन पूछता है, कंपटीशन में परिभाषा कोई नहीं पूछता। आपको तो सीधा फैक्ट पूछा जाएगा कि सबसे पहले भौतिक प्रदेश का विभाजन किसने किया, ये और वो तो लिखने में आ जाएंगे, 2-3% रटने वाले हैं। अब समझो, ये मान लो कि हम इस टॉपिक को पार्टों के अंदर पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने के लिए आसान हो जाएगी, बस इसीलिए भौतिक प्रदेश बांटे हैं। गुरुजी आपकी परिभाषा दी थे, आई दे दी बस बोलो। देखिए जी यार, राजस्थान में वो मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो आपा ये मरुस्थल ने 12 काट लिया और 12 काट ये बढ़िया तरीकों पढ़ लिया, तो इनको नाम किए मरुस्थल। तो एक अलग तरीकों जहां मिट्टी है वो मरुस्थल है, वो एक भौतिक प्रदेश है। बोलो जी, पहला भौतिक प्रदेश। यहां पर राजस्थान में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, किसकी? अरावली की। तो इन पहाड़ियों को मैं अलग निकालूंगा और आपके आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो ये मान लिया मैंने कौन सा? दूसरा भौतिक प्रदेश। और गुरुजी क्या बात है, यहां पर नदियां बहती है और जहां पर नदियां बहती है वो बच्चों मैदान होता है। ये लो जी तीसरा भौतिक प्रदेश। और यहां पर है पठार, ये लो जी चौथा भौतिक प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार बोला जाता है। हाल कितो इजी पर्सन राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेश, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बांटा है, लेकिन हम तो वो जो ऑल ओवर पूछा जाता है ऑल ओवर वो पढ़ रहे हैं अभी। जैसे ये भारत है, यहां पर पहाड़ियां ही पहाड़ है, हिमालय, ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। यहां पर मैदान है, ये एक भौतिक प्रदेश होगा। ये एक पठार है, ये एक भौतिक प्रदेश होगा। यहां तट है, ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। ये द्वीप है, एक भौतिक प्रदेश हो गया। यानी पढ़ने की दृष्टि से जो चीज अलग है को बांट दिया। पठार का मतलब नहीं समझे क्या आप बच्चों? देखो, जिस भाग पे आप रह रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, सब काम कर रहे हो, वो बच्चों मैदान है। टाबरो मैदान है वो। मैदान अगर थोड़ो सो ऊपर उठ गया तो बिन टाबरो पठार बोले। पठार थोड़ो सो ऊपर उठ गया टाबरो बिन पहाड़ी बोले। पहाड़ी लास्ट जो भाग में वो बच्चों पर्वत है। भूमि के ऊपर 4 पार्ट होते हैं, जहां पर हम रह रहे हैं वो मैदान है। मैदान थोड़ा सा ऊपर उठा पठार, पठार थोड़ा सा ऊपर उठा पहाड़ियां, पहाड़ियां ऊंची उठी पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली पर्वत तो नहीं सुना होगा कभी, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां हैं। ऐसे ही समुद्र में भी होता है। आपने कभी सुना है विश्व का सबसे गहरा गर्त? समुद्र के सबसे गहरे भाग को गर्त बोला जाता है। समुद्र तटीय मैदान होता है, मगन तट होता है, सागरीय मैदान होता है, फिर गर्त होता है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, कितना? 11,033 मीटर। और भूमि का सबसे ऊंचा भाग बच्चों होता है पर्वत, 8,848। भूमि के सबसे ऊपरी भाग
और भूमि के सबसे नीचे वाले भाग के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है, कहीं तो काट ही कौन पाओगा। यानी भूमि का सबसे ऊंचा भाग है माउंट एवरेस्ट 8,848, भूमि का सबसे नीचे का भाग है मेरियाना ग्रत, मेरियाना ट्रेच, प्रशांत महासागर में है 11,033, यानी 20 किलोमीटर का अंतर है। कितनी बढ़िया बात बताइए, कितनी काम की बात बताइए। थे तो केरो काम की मानोगा कौन मानोगा, कहीं इंटेलिजेंट टापर है केरो नहीं भी माने, लेकिन जितनी मैं करा रहा हूं ज्योग्राफी एक बार उतनी पढ़ लेना बहुत है, पर्याप्त है, फिर समझ आता है क्या हो। चलो आगे, चलो गुरुजी मारे की तो पल्ले पड़ी है थोड़ा बहुत, तो चलो देखो दोबारा आता हूं। क्या बताया मैंने बताया कि जिसको पढ़ने की दृष्टि से सुविधा बांट ली वही भौतिक प्रदेश है। यानी सबसे पहला भौतिक प्रदेश मरुस्थल 1 नंबर, दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली, तीसरा भौतिक प्रदेश मैदान, चौथा भौतिक प्रदेश पठार। ये बात सबको पता चल गई। क्रम से मैं इधर से चला, आप इधर से चलना शुरू करोगे गाड़ी लेके, सबसे पहले मरुस्थल को पार करोगे, फिर अरावली की पहाड़ियों को पार करोगे, फिर मैदानों को पार करोगे, फिर पठार को पार करोगे। यानी मैं क्रम से ही बता रहा हूं और हम क्रम से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मरुस्थल पढ़ेंगे, फिर अरावली, फिर एक पर्सन, इस कंसेप्ट को समझाऊंगा मैं आज आपको। एक पर्सन कई बार पूछ लेते हैं कि मरुस्थल किसका। देखो वैसे अगर आप ध्यान रखो तो एक पर्सन और ध्यान रखेगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने बांटने का प्रयास किया था। राजस्थान भूगोल पुस्तक में 7 भागों में बांटा था। दूसरी बार जो है वो एस के सेन ने बांटा था 1968 में, इन्होंने 3 भागों में बांटा। तीसरी बार रामलोचन सिंह ने बांटा, इन्होंने मुख्य 2 भागों में बांटा। लेकिन सीधा आपसे पूछ ले तो क्या करके आना है, 4 भौतिक प्रदेश, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार है। एक पर्सन जो अब आपसे पूछा जाता है और उसे भी रटना नहीं है, क्योंकि मैं रटाऊंगा, मैं समझाऊंगा। जैसे कई बार पूछ लेते हैं मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली किसका अवशेष है, मैदान किसका अवशेष है, पठार किसका अवशेष है। अब इस चीज को समझो। कमेंट बंद, मोबाइल को वैसे कर लेना, ऊपर बटन है उससे वैसे हो जाएगा मोबाइल फुल स्क्रीन में, फिर आपको कमेंट नहीं दिखेंगे, फिर मैं दिखूंगा और पढ़ाई दिखेगी। तो पढ़ना है, पढ़ाई किताबों से मोहब्बत करनी है, किताबों से जितना ज्यादा करोगे ना सफलता उतनी ही नजदीक आती जाएगी। आप जहां पर हो वहां इस वजह से हो कि आप वहीं के लायक हो, क्योंकि आपने इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि आप आगे जा सको। तो आगे जाने के लिए जितना ज्ञान ले सकते हो उतना ले लो इधर उधर से। अब एक चीज समझाता हूं आपको, बहुत सालों पहले की बात है। एक सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत को आपको नहीं रटना, आप तो राजस्थान की तैयारी कर रहे हो ना, आपको तो इतना ही पूछा जाएगा कि पठार किसका अवशेष है, मरुस्थल किसका अवशेष है। लेकिन हम तो समझेंगे, इसको ऐसा समझेंगे कि आइंदा आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। और गुरुजी वेगनर कौन किया आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाबरो जर्मनी को है वो वेगनर। इसने जो सिद्धांत दिया था पहले 1912 में दिया, तो 1912 के बाद में इस सिद्धांत को दोबारा प्रतिपादन किया इसने 1915, फिर 20। लेकिन इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में धीरे धीरे ध्यान दिया। कभी नाम सुना है कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग, कोयला बना था ना। देखो हमारे परम संत आदरणीय वेगनर जी महाराज क्या फरमाते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये पूरी की पूरी पहले ऐसे थी, यानी ये जो 7 महाद्वीप है जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, मुख्य रूप से ऐसे मैं अलग बना देता हूं, ठीक है। देखिए समझ जाना आप, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये हो गया आपका कौन सा हुआ, ऊपर ऊपर हो गया यूरोप, इधर एशिया, और ये क्या हो गया, ये हो गया अफ्रीका, और ये बीच में क्या है, जल भाग है अटलांटिक महासागर। समझो इस चीज को, बहुत शानदार कंसेप्ट। आपको भी लगेगा कि सर सही बात बोली है, वेगनर तो शानो आदमी हो। देखो
वेगनर बोला कि कार्बोनिफोरस युग में ये जितने भी महाद्वीप है वो सारे ऐसे थे, ये स्थल भाग है, ये जितना भी है वो सब मिला हुआ था, ठीक है। और इसके चारों ओर एक सागर था। उसने क्या किया, इस स्थल भाग का नाम दिया उसने पेंजिया। बोल जी, पेंजिया से पूरा स्थल भाग एक ही था, ठीक है वेगनर। और इसके चारों ओर जो सागर था उसका नाम था पेंथालासा, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी एक ही थी टाबरो, ये ब्रह्मांड एक ही था। आज हम बंटे हुए 7 महाद्वीपों में, सब एक ही थे और उसका नाम था पेंजिया। उसके चारों ओर एक समुद्र था, दैट समुद्र नेम इज पेंथालासा, ठीक है। धीरे धीरे इस सागर में बारिश हुई होगी, स्थल भाग पे भी बारिश आई होगी। तो मान लो स्थल भाग पे बारिश आने की वजह से बीच में एक सागर और बन गया, और उस सागर का मैं नाम दे देता हूं क्या, टेथिस सागर। समझ गया टाबरो? पेंजिया, पेंथालासा, पेंथालासा से पानी वाणी उठा होगा और भूमि के इस पे पेंजिया के बीच में आ गया होगा, उसे मैंने नाम दे दिया टेथिस सागर। बारिश से हो गया। अब इस टेथिस पेंजिया के अंदर यहां से पानी घुसना शुरू हुआ, से ऐसे ऐसे, ये करके दिखाओ, ये करके, ये यानी बीच में पानी घुसा और ये भाग पश्चिमी तो इधर आ गया, ये पूर्वी भाग इधर चला गया और बीच में एक गैप बन गया। ये देखो, ये तो इधर आ गया कटने की वजह से और ये भाग कटने की वजह से इधर आ गया। कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पहले डरबन के पास था। सर आवाज जच्चे को नहीं मारे, जचानी पड़ेगी, मैं जचा दी हूं धारा, क्या जचाऊं मुझे? एकदम सही बात है। कैसे? ये तो मैंने मैप सही नहीं बनाया, आप विश्व का मैप देखना, ये और ये आप वापस मिला सकते हो। यहां पर अगर ये चोंच बाहर निकली हुई है तो यहां पर चोंच अंदर घुसी हुई मिलेगी, यहां पर ये भाग बाहर निकला है तो यहां से भाग अंदर घुसा हुआ मिलेगा, यानी इनको आप वापस जोड़ सकते हो। इसका मतलब महाराज वेगनर ने बात सही फरमाई है इस सृष्टि के लिए। ये सृष्टि पहले एक ही थी, जिसे पेंजिया था, चारों ओर सागर पेंथालासा था, बीच में समुद्र टेथिस था, फिर विभाजन हुआ, एक भाग इधर आया, एक भाग इधर, एक भाग भूमध्य रेखा की ओर गया, एक पश्चिम की ओर गया, और फिर थोड़ा थोड़ा बीच में से भी विभाजन शुरू हुआ। बीच में हुआ तो एक उत्तरी भाग हो गया, एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग का नाम दिया उसने अंगारा लैंड, ऐसे नाम तो सुने होंगे कभी ये, या लॉरेशिया। और दक्षिणी भाग का नाम दिया उसने गोडवाना लैंड, गोडवाना लैंड। एक मिनट पंख, ठीक है। अब कई बार प्रश्न पूछ लेता है, ऊपरी भाग अंगारा, ए ऊपर आता है तो ऊपरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोडवाना लैंड। कई बार प्रश्न पूछता है, बंद को नहीं है और कई बार वो प्रश्न पूछता है कि उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, तो उत्तरी अमेरिका ऊपर है, ऊपर वाला अंगारा लैंड का भाग है। यूरोप किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। एशिया किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। फिर पूछता है दक्षिणी अमेरिका, देखो दक्षिणी अमेरिका नीचे है तो ये गोडवाना लैंड का भाग है, मेडागास्कर गोडवाना लैंड का भाग है, और प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, गोडवाना लैंड का। लेकिन हमें तो मतलब राजस्थान से है कि राजस्थान का 4 भौतिक प्रदेश में से कौन सा किसका है। अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है राजस्थान में, बात को करो कट। सिर्फ 2 ही चीज के भाग है, एक टेथिस सागर के, एक गोडवाना लैंड के। वापस आओ अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो है मरुस्थल, मरुस्थल के बाद अरावली, अरावली के बाद मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर पूर्व का मैदान, और फिर हाड़ौती का पठार। पहले मत बोलो चाहे आपको पता होगा, लेकिन आपको पता लंबे समय तक नहीं है, एग्जाम के समय भूल जाओगे। मैं ट्रिक की ऐसी बता दूंगा आपको।
आपको मैंने बताया कि अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भाग नहीं है, काटो तो इसको, नहीं है तो बात ही खत्म, जिक्र क्यों करूं मैं अंगारा लैंड का। राजस्थान में एक तो भाग है गोंडवाना लैंड का, और राजस्थान में एक भाग है तेथिस सागर का, बस दो का ही है, कुछ नहीं करना। इस बात का आपको पता है ना, सबसे पहले मरुस्थल आता है, फिर इधर जाऊंगा अरावली आती है, फिर मैदान आता है, फिर पठार आता है, इतना पता है? पता है। खारे पानी की झीलें कहां हैं? सारी सर मरुस्थल में। इसका मतलब खारा क्या होता है? समुद्र होता है। इसका मतलब मरुस्थल किसी ना किसी समुद्र का अवशेष है, किसी ना किसी सागर का अवशेष है। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। सागर कौन सा? तेथिस सागर। ये लो जी, मरुस्थल किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। तो अब क्रम से चलते जाओ, मरुस्थल का आपको पता चल गया किसी सागर का अवशेष है, और सागर कौन सा? तेथिस। तो ये तेथिस, फिर गोंडवाना, फिर वापस तेथिस, फिर गोंडवाना। क्या रटना भाई, बताओ क्या रटना? क्या समझ में नहीं है? चारों क्रम से आपको याद है, राजस्थान दो ही भाग है, या तो तेथिस का अवशेष है या गोंडवाना का है। मरुस्थल किसी समुद्र का अवशेष है, क्योंकि मरुस्थल खारा है, साट के देख लियो, रेत खा के देख लियो। इसका मतलब किसी सागर का अवशेष है, तो किसका है? तेथिस सागर। फिर क्रम से रखते जाओ, तेथिस गोंडवाना, तेथिस गोंडवाना, यानी मरुस्थल तेथिस सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना का अवशेष है, पूरी मैदान तेथिस का अवशेष है, हड़ौती और पठार गोंडवाना लेट का अवशेष है। बताओ रे टावरो, ये कौन समझ पाई? कितनी बढ़िया काम कर रहे थे, थे नौकरी की कौन लाग रहा? मेरे तो आप कौन समझ आई। करो क्यों हो रहे? नाउनगर में टाइम कम लगाई करो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। जानवानों ने एक बार टाइम कम दो, बहुत आओगी जैसे नौकरी लाग जाओगा नहीं पुलिस की, तो भाई साहब लाइन लाई दी है, मोटरसाइकिल बैठी वर्दी पेर के, इनफील्ड मोटरसाइकिल, अरे यहाँ टांग करके चोटी चलोगा नहीं, नंबर आप ही आओगा। नौकरी तो बाया तो खेलो जाओ, थोड़ा सो पढ़ना है बस, चिन्हो सो। मैं तो ये बहुत पहली पढ़े और तक याद है, तो थे ही रट्टा मार दे थारी हो जो। चलो आगे की, चलो गुरुजी चलो, मेरे रट्टो मार दिया, रन काट दिया हमें। हाँ चलो, अब मैं एक एक पार्ट को पढ़ाऊंगा आपको, और भौतिक प्रदेश पूरी होते ही 20% ज्योग्राफी पूरी हो जाती है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूर्व। सबसे पहले हम इस मरुस्थल का जिक्र करेंगे, 2-3 दिन तक इसी का जिक्र चलेगा, ठीक है? तो इसका नाम दे देता हूं मैं उत्तर। कौन सी दिशा में? पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, ठीक है। और इसे ज्योग्राफी में थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट में थली भी बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। किसका? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। सर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा सहारा होता है। क्या सहारा बहुत बड़ा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। लीबिया, चाड, मिस्र, ट्यूनिसिया, मोरक्को, बहुत सारे देशों में बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको दोबारा ना मिला, रोता है दिल उसे याद करके, वो तो की तो बढ़िया लाग रहे नहीं। हाँ, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कई विरोधी के मुंह को मिल जाए मन मजो बता, क्योंकि कठिन विरोधी अगन बैठा है। शायरिया नहीं आती है, अरे मनी मेरे को नहीं आए, तू मन के बता बावड़ी त्रेड, शायरी को नहीं आ मैं लिखाई तो बताओ। बह के विरोधियां को सुन ले, जबकि शायरी कितनी मारा, कोई पूरे 3 महीना में कोई 2 या 3 मारा। शायरी भी कई, एक दिन तो मन मास्टर बोले बोल तू शायरी मारे, मैं कह मैं तो लिखे दूं, तू मार के दिखा दे, तेरी औकात है तो। शायरी मारना कोई ऐसे है क्या? हमारा तो जन्मजात काम है। आपको पता है कुमार विश्वास आधे घंटे के 10 लाख रुपए लेता है। शायरी कोई ऐसी होती है क्या? 1 घंटे आता है ना, वो 10-15 लाख रुपए लेता है। तो शायर बन जाए चाहिए कि है, नौकरी जरूरत घटे है, साल में बिन 3 करना है, तम थारू ज्यादा रुपया कमा ले, वो 1 में ही ज्यादा कमा ले थारा। तो वो 1 घंटा को आपको सेमिनार कर गया है, उठे सारी उम्र नौकरी करो बराबर है। तो शायरी यही बह विरोधियां मुक्को मिल जाए, शायरी मारे, तू मार ले, तन लिखे दे दियो, एक ट्राई तो कर ले। तो एक विरोधियां ना थोड़ा बचनो यहाँ बाता हूं, बातों पर ध्यान कौन देना है?
हाँ, शायरी को नहीं उद्गाड़ो है बेदर्दी से प्यार का सहारा। तो सहारा के है, सहारा एक मरुस्थल है और ई मरुस्थल में विश्व को सब ऊंचो तापमान और स्थान हो। पहली अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया नाम दो है लेकिन फारसी नाम है, फारसी नाम इसे ही भाई। अल अजीजिया बोल के देखियो, अल अजीजिया, अल अजीजिया। ये विश्व का सबसे गर्म स्थान था और एशिया महाद्वीप में है जेकोकाबाद पाकिस्तान। सारा मरुस्थल गुरुजी कितो बड़ो क्षेत्रफल टाबर इतो बड़ो है 84 लाख वर्ग किलो, 1 2 3 4 5 84 लाख वर्ग किलोमीटर फैलेड है और अठे की मिट्टी को रंग की है लाल। वो तो है सारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें तो अपने वाले की करनी है भाई। अपने किसकी करनी है? अपने थार के मरुस्थल की करनी है। थार का मरुस्थल बच्चों यहां पर है, यहां है, यहां का मतलब वैसे अगर बात करूं ना मैं थार का मरुस्थल, तो इधर ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ये पूर्वी भाग है। लेकिन हमें अपने से मतलब है। देखो थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, सामने दिख रहे हैं दोनों देश, एक तो लूचा पाकिस्तान और एक अपना भारत। यानी थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान भारत। पाकिस्तान ना तो काम अच्छा है ना नाम अच्छा है। थान पतो है थार का मरुस्थल पाकिस्तान में क्या बोली जाए? पण जोगड़ो नाम ओके नाम है, देखियो ईशा नाम है। अब ल्या तो एक जा लागा कि मौको मिल जाए बिना मतलब पाकिस्तान में थार का मरुस्थल वो नाम कढ़ाए कम तो अपल्ला ही को नहीं, इसके पीछे क्या है उसके पीछे क्या है, गाना तो काट दिया पर वो नाम कढ़ाए के क्राप थे। तो छोटो रे पाकिस्तान आपने भारत तो बात करा। भारत में थार का मरुस्थल 4 राज्यों में है और ये प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस के अंदर 2012। कहां थार का मरुस्थल नहीं है? देखो सबसे ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। टाबर सोचियो को पंजाब हरियाणा मरुस्थल थोड़ी, टाबरों को मरुस्थल ही है। वहां पर क्या सिंचाई होने लगी, बाकी वो मरुस्थली क्षेत्र ही था। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ है, राजस्थान में बहुत अनाज होता है लेकिन आता तो मरुस्थल में ही है, लेकिन वहां पे सिंचाई होने लग गई क्योंकि नहर आ गई और कुछ गग्गर नदी है, तो मरुस्थल सा लग ही नहीं रहा है वो मरुस्थली। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। भारत में थार का मरुस्थल कितने भागों में फैला हुआ है? कितने राज्यों में? 2 देशों में, 4 स्टेटों में। अब आगे देखो, ये मान लो थार का मरुस्थल, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल है 2,33,000, लेकिन इनमें से हमें तो मतलब राजस्थान से है 1,75,000 किलोमीटर। तो अब आपसे यह भी पूछ सकता है कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना है, तो भैया परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। लगभग 62 के लमसम होगा, शायद 60-62 आना चाहिए। ये दोनों आंकड़े भी पूछे जा चुके हैं। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,33,000 है, जिसमें से राजस्थान में कितना है? 1,75,000। गुरुजी ठीक है, हमारे याद जो थे आगे चालियो शुरू कर। देखो अरावली को छोड़ो, अरावली के इधर मरुस्थल है। अरावली के इधर जितने भी जिले हैं सब जिलों में मरुस्थल है, तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिले, एक जिले को छोड़ देना सिरोही, क्योंकि सिरोही तो आपको वैसे भी याद रह जाएगी क्योंकि सबसे ऊंची चोटी सिरोही में, दूसरी ऊंची चोटी सिरोही में, सबसे ऊंचा पठार सिरोही में, तो आपके वैसे ही ध्यान में रह जाए क्योंकि सिरोही तो पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक पर्यटक स्थल है। तो सिरोही मरुस्थल में नहीं है, पहाड़ियों के अंदर है। किसमें? अरावली में आता है। बस आप इतना ध्यान रखना कितने जिले बाहर है, तो ये रटने की जरूरत नहीं, आपको पता होनी चाहिए कि अरावली के इधर कौन से जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, या करिए इस साइड में जितना भी जिला है भाई, कितना जिला है? 12 जिला है। रह जासी ये याद बताओ,
रह जासी के टाबरो, रह जासी के क्यों को नहीं रहे? कितनो इजी तरीकों बता लाग रहे हो, अब भी थारे याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा? अब मैं थाने एक प्रश्न बताऊंगा, वो काम वो प्रश्न है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल मान लेता हूं मैं 100%। कितना? 3,42,000। ये कितना हो गया? 100%। इसमें से अरावली के इधर कितने प्रतिशत है? 58%। यानी कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का अरावली के इधर 58% है। लेकिन आपको पूछ ले कि राजस्थान में कुल मरुस्थल कितना है, तो आपको 58% नहीं करना है, 61.11% करना है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर ये कहानी हमारे समझ में नहीं है, हमें दोबारा बताओ। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। क्या आपने कभी एक वर्ड सुना है, रेगिस्तान का मार्च? क्या ये शब्द कभी सुना है? नहीं सुना, लेकिन अब सुनाऊंगा और याद भी हो जाएगा। रेगिस्तान का मार्च, मार्च किसे बोलते हैं? गुरुजी मार्च तो महीने ने बोले, नाम होना ना। फौज मार्च कर रही है, फौज मार्च पोस्ट कर रही है, कभी सुना है ये सब? जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना, तब कहते हैं फौज मार्च कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी नई साल कब लगती है? मार्च के महीने में। कौन से? चेत में। हम कहते हैं कि चेत मिनक चेत जमानो चेतन रोआयो, यानी नई साल लागी चेत में, तो चेत अब किमी तो करे बिया ही टाबरो नई साल मार्च में लागे, जिस जो हमें संकेत देती है कि आप आगे बढ़ो। मार्च का अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्या बात हुई? मार्च का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अब देखो किसका आगे बढ़ना? रेगिस्तान का आगे बढ़ना। जैसे यहां पर खराब मिट्टी थी, मरुस्थली मिट्टी थी, आंधी से यहां आ गई, यहां से होते यहां चली गई। अब अरावली ने इस मरुस्थल को रोक रखा है, लेकिन कहीं कहीं इन पहाड़ियों के बीच में गैप है, तो ये मरुस्थल इधर भी आ गया। इस हिसाब से देखें तो राजस्थान में कुल मरुस्थल कितना है? 61.11%। ये आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा है सिरोही का नाचना गांव। किसके लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल के मार्च के लिए। यानी मरुस्थल मार्च को मतलब मरुस्थलीकरण, मरुस्थल को आगे बढ़ना, मार्च को मतलब आगे बढ़ना। इसके लिए कौन सा गांव जाना जाता है? नाचना। और एक गांव पूरा ही वनस्पति विहीन हो गया, कौन सा? सम गांव। दोनों ही कहां है? जैसलमेर। सर इस कहानी को दोबारा बताओ। देखो मैंने क्या बताया? मरुस्थल का मार्च। इसके लिए कौन सा गांव बताया आपको? नाचना। ये कोई आदमी है जो मरुस्थल का प्रसार कर रहा है, और एक आदमी पूरा ही साफ हो चुका है। कौन सा साफ? कैसे सर? मान लो कोई आदमी दारू पीता है और वो अपने 5 मित्रों को पिलाता है, 1 2 3 4 और 5 भाई साहब ने पैक बना के और दी। ए भाई साहब तो पहले ही फेल है, दारू न बढ़ाना वो काम कौन कर रहे हैं? सर वो कर रहे हैं जो मैन जो पंचान सिखा रहे, वो कर रहे हैं मार्चो काम। अब आप 5 भाइया में क्यों हो? वो मार्चो काम कर रहे हो, वो नाचनो है। इसके लिए जाना जाता है नाचना, मरुस्थल के मार्च के लिए। आप 5 में और तो ठीक है, दोरा सोरा आपको काम शाम करे, लेकिन एक भाई साहब जो हो वो पूरा ही फैल, यानी वो दिन के मुंह ही क्या दो है? दारू दो है, वो तो एकदम ही साफ हो चुके, इन पर तो पूरा ही असर आ गया। वो कौन है? समझे बात? यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। एक बज गया, थोड़ी और 20 मिनट पड़ी है। मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्च। आगे बढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? नाचना गांव। सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित एकदम, यानी सम एकदम साफ है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। सम के धोरे बहुत फेमस है। हम लोगों को शौक नहीं है धोरे देखना, टिब्बा देखना, क्यों? वहां पर टिब्बा मीरा पूरे दिन अपना हनीमून टिब्बा मी है, तो अपन तो शौक ही कौन टिब्बा देखना। अंग्रेजा ने टिब्बा देखने को बहुत ज्यादा शौक है। और सम गांव जो है वहां की इकोनॉमिक जो अंग्रेजों की वजह से चल रही है, वहां इतने आते हैं। और नई साल में तो बच्चों वहां पर छोटे छोटे होटल लगते हैं, जैसे कभी फिल्मों में आपने नहीं देखा क्या? लागी से तो टूटी अच्छी न बेकदरों की यारी, प्यार करके कदर गमाई, इन तरीके कई बार फिल्मों में नहीं, एक बीच में सीढ़ी सी जगह ले 5-7 लोग बैठे गानों बजानो करे, फिल्मों में देखा है ना। वो सीन सम में होता है। कब? न्यू ईयर के पास। वहां पर तो मतलब वो झुंपड़ी इतनी बुक होती है, ऑनलाइन बुक होती है कि जगह ही नहीं मिलती, और इतना शानदार सीन होता है, लोग बहुत ज्यादा है। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन कभी जाना न्यू ईयर पे आप,
आनंद आ जाएगा सब में जाके, कहोगे गुरुजी बहुत जोर की जगह भेज दिया मानते, लेकिन वो जगह इतनी अच्छी है, बाकी पूरा जैसलमेर आपको पता है। तो सम गांव जो है वो पूर्णतः वनस्पति, इतने अपलेट टिब्बा को कुछ नहीं है, एकदम शानदार टिल्ले हैं, वो देखने में भी मजा आता है उनको, अंग्रेज बहुत आते हैं वहां। तो सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित है, लेकिन एक पर्यटक स्थल बन चुका है ये। कुलदरा गांव जो है वो भी वीरान गांव है, कुलदरा तो वीरान गांव है, लेकिन ये सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। इस प्रश्न को ध्यान रखना। मरुस्थल के मार्च के लिए नाचना जाना जाता है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है? सम गांव। ठीक है गुरुजी, मारा पल्ले पड़ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको मैं उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बता रहा हूं, जिसे थली थाली ये नाम है। और क्या बताया? भारत पाकिस्तान 2 देशों में, और कितना में बताया? 4 स्टेटों में है। पाकिस्तान में नाम क्या बताया? चोलिस्तान। क्षेत्रफल कितने बताया? 2,33,175। अरावली के पश्चिम में कितना है सर? 58% है। कुल मरुस्थल कितना? 61.11% है। मरुस्थल का मार्च आपको समझ में आ गई। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, यानी विश्व के सारे मरुस्थल वीरान है। जैसे चीन का टकला मकान, तो ऐसा मरुस्थल अगर कोई अंदर चला जाए तो भारी नहीं है। लेकिन हम लोगों की इम्यूनिटी पावर देखो, हम लोगों का धैर्य देखो, हम मरुस्थल में भी जिंदा है। और विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या रहती है। और जनसंख्या रहती क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व और है, यानी हम लोगों ने कोई कमी नहीं है पूर्णतः। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जनसंख्या बढ़ा दी है मरुस्थल में भी। तो सोचो हम अच्छी जगह पेरिस वगैरह हो तो वहां कितना कारनामा कर सकते हैं। हमारी दादियों ने यहाँ रह के 12-12 जन्म दिए, तो सोचो वो पेरिस में होती क्या करती। तो वही आज सबसे ज्यादा विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व और विश्व सर्वाधिक जनसंख्या भी कौन से में है? इसी में है। और देखो जनसंख्या तो बढ़ाएगा, क्योंकि ये युवा है। टाबरो युवा मरुस्थल और बोला ही नहीं। और ईश्वरी प्रसाद ने इसे कहा था रुक्स। एक लास्ट चीज और, कभी नाम सुना है आपने एक यात्री ह्वेनसांग का? बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है CU की, पीछे रीट में आरटेट में आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है ह्वेनसांग। CU की सर, CU की कोई नाम है? नाम है टाबरो चीन को है, और चीन में इसे ही नाम है चिंग चांग चोंग, टिंग टांग टोंग, डिंग डांग डोंग। बन के टाबर यानी परात के मारा यहाँ तक परात की जिसी आवाज आए पीछे टाबरा नाम बढ़ा दे, टिंग टोंग टांग। CU की इस व्यक्ति ने इस मरुस्थल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है गुर्जरात्रा। अब हो सकता है वहां गुर्जर जाति की वजह से गुजरातरा कहा होगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन एक आप ध्यान रखना कि ह्वेनसांग ने मरुस्थल के लिए, ह्वेनसांग कहां आया था? भीनमाल आया था। ह्वेनसांग ने मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ह्वेनसांग ने मरुस्थल के लिए गुजरातरा शब्द का प्रयोग किया। अब मरुस्थल की बहुत सारी चीजें बाकी है, 2-3 दिन और लगेंगे मरुस्थल को पढ़ने में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लिख लो जल्दी से। ओके, जल्दी से लिखो। कल कहां तक लिखाया था? चलो लिखो। राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले लिखो। हाँ गुरु जी नमस्कार। हाँ बोलो। अच्छा तो मैं तो रमाकांत जी लगाओ तो वो तो थान पूछो बात करो तो वो तो क्लास तो भाई सेट करे, तो क्लास तो लगानी ही। तो बता थे बान पूछो तो मन तो बान पूछो बोले हाँ के बान काजला जी कही आवागा तो वहां बात करो, अभी थे बान बात करो तो घंटा घंटा भाई सेट करे यारो। हाँ रमाकांत जी करो। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जिला लिखो बीकानेर 30,247 वर्ग किलो। पूरा मत रटना, 38-30 बस इतना ही रट लेना।
तीसरा है बाड़मेर। बाड़मेर हो जाएगा बच्चों 28,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 4 नंबर जोधपुर। जोधपुर हो जाएगा 22,850। 5 नंबर नागौर है। 6 नंबर चूरू है। छोटे जिले में लिखो धौलपुर। धौलपुर है 3034 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर है दौसा 3432 वर्ग किलोमीटर। अच्छा पढ़ रहे हो आप, हमारे भी अच्छा फायदा हो रहा है क्योंकि ये क्लास दी है तो बच्चे के ऐप समझ में आ गया तो उसे लगा कि बड़ा इजी काम है, तो खरीदने में भी उधर बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो बस अपने तो खर्चा पानी बन जाना चाहिए, बाकी इस काम चल रहा है अपना। चलो डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर। राजसमंद 3860 वर्ग किलोमीटर। अच्छा लिखा ही नहीं होगा इधर वाला। नोट लगा के लिखो भारत के बड़े जिले। बड़े जिले हमारे कच्छ 45,652 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर है ले 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आपका जैसलमेर। ठीक है, लिखते जाओ, थोड़ा जल्दी स्पीड ज्यादा रखा करो इसमें लिखने में। भारत का छोटा जिला माही 9 वर्ग किलोमीटर। सर कहां है? पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत के बड़े राज्य। नंबर 1 राजस्थान 342 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 7,00,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 8,249 वर्ग किलोमीटर। छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर।
गोवा 3702 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा और लिखो तो लिख लो सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा 7096 वर्ग किलोमीटर। देखो विश्व बड़ा देश रूस व छोटा वेटिकन सिटी, इटली में पड़ता है वेटिकन सिटी। राजस्थान का बड़ा नगर जयपुर, छोटा बोरखेड़ा, कहां पड़ता है सर? बांसवाड़ा। टाइम हो गया क्या? तो इनको अच्छे से साथ साथ में रटते जाना, रट के छोड़ देना। मैं जितना कराऊं ना और जितना लिखूं रट के छोड़ देना। आपकी ज्योग्राफी इतनी मजबूत हो गई, आरएस में ही मत पढ़ना, बस इतना पढ़ दोगे ना पर्याप्त है। रट्टा मार देना साथ साथ में, क्योंकि ज्योग्राफी रट्टा मारने वाली चीज है। चलो कल देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू।